आप प्रोटोकॉल को स्टडी कर लेना दोस्तों, टेलीग्राम में डाला है मैंने, ठीक है, पेनक्रेटाइटिस का प्रोटोकॉल। जब इसको हम आगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसका रियल चैप्टर में बताने वाला हूँ, वो आपको समझ में आएगा दोस्तों। कल हम लोग पल्स डायग्नोसिस लेंगे दोस्तों, कोई गायब मत होना। कल मैं आपको पूरा, आप लोगों को नहीं बताया है, पल्स डायग्नोसिस का पूरा चैप्टर मैंने स्टडी किया है, पूरा डिटेल स्टडी किया है। आज मैंने सुबह मॉर्निंग क्लास में स्टार्टिंग किया था, आज आपको भी मैं बताऊंगा दोस्तों कल, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने पेनक्रियास के बारे में पूरा देख लिया था कि बाइकार्बोनेट सिक्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए अल्कलाइन जूस होता है दोस्तों, ठीक है। सारा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पेनक्रेटिक सिक्रेशन का रेगुलेशन की बात करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि पेनक्रेटिक का सिक्रेशन कैसे रेगुलेट आप कर सकते हो। अगर सीरम एमाइलेज बढ़ा, लाइपेज बढ़ा है, तो आपको यहाँ पर जाकर काम करना है। और आपको यहाँ दो चीजें सीखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो हमारा एक साइंस है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो मॉडर्न साइंस कहता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम। ये दो सिस्टम काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज को समझिए आप, यहीं से समझिए। जो मेडिसिन पेनक्रियास पे काम कर रही है, आपको पता है S2 C2 C10 S10 F1, ये डायरेक्ट पेनक्रियास पे काम कर रही है, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया कि ये मेडिसिन पेनक्रियास पे काम कर रही है, तो पेनक्रियास में पॉजिटिव में देंगे तो हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देगी, लेकिन अगर नेगेटिव में देंगे तो नर्वाइन सिक्रेशन को कंट्रोल करके पूरी प्रोसेस को, पेनक्रेटाइटिस को कवर करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर S2 F1 C10 G को 200 डाइल्यूशन में चलाना लिखा है दोस्तों। हम जैसे नेगेट करेंगे, नर्वाइन सिक्रेशन करेगी, और कैसे कंट्रोल करेगी ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर S6C6G का बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलता है दोस्तों। क्यों मिलता है मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने जब समझने की कोशिश करी तो पहले आप पेनक्रेटिस का चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों। क्योंकि इंडोक्राइन वर्क जब करेगा तो S6C6 का रोल है, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट में हो रहा है तो, अगर डायबिटिक पेशेंट में नहीं है तो यहां पर दोस्तों स्पेशली अगर आप जाओगे S2C2G का रोल आपको देखने को मिलेगा। ये दो चीज आपको टिपिकली समझना है, इसी के बिहाफ पर आप काम करना दोस्तों। इसीलिए मैंने और लिखा है। जब पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है दोस्तों, तो आपको टिपिकली याद रखना है दोनों तरह से होता है, यानी नर्वस और हार्मोनल फैक्टर के द्वारा ये रेगुलेटेड होता है दोस्तों। यानी फेजेस ऑफ पेनक्रेटिक सिक्रेशन को आप देखोगे तो वही चीज जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन का लेवल पर हुई, वही तीन चीज आपको पेनक्रेटिक लेवल पर भी देखने को मिलेगी। एक सिफिलिक फेज ब्रेन से, एक गैस्ट्रिक फेज स्टमक से, और एक इंटेस्टाइनल फेज इंटेस्टाइन से। ये तीनों लेवल से स्टिमुलेशन मिलता है, और स्टिमुलेशन मिलने के बाद पेनक्रियास से सिक्रेशन पेनक्रेटिक जूस का होता है दोस्तों। तो पेनक्रेटिक सिक्रेशन की जो फेसेस होती है, वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन के तीन फेसेस को कॉरेस्पॉन्ड करती है। उसके तुरंत बाद उसी के साथ में साइमल्टेनियसली रन करती है दोस्तों, उसको कॉरेस्पॉन्ड करती है। और इसीलिए जब आप फैक्टर देखोगे, फैक्टर भी मैक्सिमम वही होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। जब सिफेलिक फेज आती है, जैसे कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन के केसेस में दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से, नर्वस मैकेनिज्म के द्वारा दोस्तों, वहां पर सिफेलिक फेज रेगुलेटेड होता है। याद रखिएगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन के केसेस में उनकी रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से, नर्वस मैकेनिज्म के द्वारा सिफेलिक फेज पर रेगुलेट होती है दोस्तों। और इसी फोर्स के दौरान जब आप सिक्रेशन देखोगे, टोटल पेनक्रेटिक जूस का दोस्तों 20% सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 20%। इसीलिए यहां पर भी वही जो गैस्ट्रिक फेज में दो रिफ्लेक्सेस दिखे थे, वही रिफ्लेक्सेस यानी अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस और कंडीशन रिफ्लेक्सेस दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब जब आप अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस को देखोगे दोस्तों, तो अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस जो होता है ना, इनबार रिफ्लेक्सेस होता है, यानी जन्मजात। आपको शुरुआत से जो रिफ्लेक्सेस के गुण वहां पर नजर आते हैं, वो गुण प्रॉपर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों, जब फूड माउथ में प्लेस्ड होता है, मुंह में रखा जाता है दोस्तों, तो सैलाइवरी सिक्रेशन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन सिक्रीट होने लगता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही मुंह में रहेगा, सैलाइवरी सिक्रेशन और यहां पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन सिक्रीट होने लग जाता है, और उसी के साइमल्टेनियसली दोस्तों पैनक्रेटिक सिक्रेशन भी उत्पन्न होने लग जाता है। और यही पैनक्रेटिक सिक्रेशन जब उत्पन्न होता है, तो हमें प्रोसेस को मेंटेन करने में बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कैसे करना दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस आपको याद रखना है। यहां पर अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस की जो सीक्वेंस होगी, वो कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही दोस्तों माउथ में फूड का प्रेजेंस होता है, माउथ में जो टेस्ट बड्स होती है या अन्य रिसेप्टर जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होता है दोस्तों, और उसके कारण माउथ में
सेंसरी इंपल्सेस एफरेंट चैनल के माध्यम से यानी वेगस की डॉर्सल न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इफरेंट इंपल्सेस जो होते हैं वेगल इफरेंट नर्व फाइबर के वाया पेंक्रेटिक एसिनी के माध्यम, मतलब पेंक्रेटिक एसिनी तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वेगस नर्व का जो डॉर्सल न्यूक्लियस होता है वहां पर पहले जाएगा और वहां से मैसेज करेगा ब्रेन को, और वहां से जो वेगस नर्व का जो इफरेंट चैनल होगा यानी जो लाता है ब्रेन से, वो नर्व फाइबर के वाया दोस्तों पेनक्रियास की एसिनी तक उसको मैसेज को पहुंचा देगा। और यही कारण है, यही वेगल इफरेंट नर्व एंडिंग्स एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करती है। वहां गैस्ट्रिक जूस में भी आपने देखा था एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन हुआ था, यहां भी एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करता है जो कि पेनक्रेटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात आपको समझ में आना चाहिए कि वेगस नर्व को अगर आपने बैलेंस कर दिया तो आप मान के चलिए आपने पेनक्रेट को बैलेंस कर दिया। इसीलिए मैं क्लियर कट कर रहा हूं, 5, 6, 7, 17, 18 नंबर भूलिएगा मत। डायरेक्टली पेनक्रियास के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। थ्रॉट पे अप्लाई करोगे वो भी काम करने का, C2 का 1000 दोगे वो भी काम करेगा, C10 का 1000 दोगे वो भी वेगस नर्व पे काम करेगा। इसीलिए आप लास्ट प्रोटोकॉल देखोगे, ये जो लास्ट प्रोटोकॉल देखोगे C2 या C10 का 1000 वो भी यही काम कर रहा है, ये मैंने प्रूव करके देखा है दोस्तों। इसीलिए आपको पता लगना चाहिए कि जितनी भी अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होती है, जो उसकी सीक्वेंस होती है, वो वेगस नर्व के माध्यम से एफरेंट और इफरेंट दोनों चैनल इसी के माध्यम से जुड़ा रहता है और यही वहां पर इस पूरी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है पेनक्रेटाइटिस की, या कोई भी पेनक्रेटिक हेड का कैंसर हो गया या कुछ हो गया, आपको डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस करने का काम करना पड़ेगा दोस्तों। आप जब बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर जब कैंसर डेवलप हो रहा है तो अनकंट्रोल्ड अनफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है दोस्तों। और जब अनकंट्रोल्ड और अनफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसका कारण क्या है दोस्तों, वो कारण पर जाना है। कारण के ऊपर चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप बहुत इजीली पेशेंट को ठीक कर देंगे दोस्तों। जब कंडीशन रिफ्लेक्सेस की बारी आएगी तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस वो रिस्पांस होता है जो पूर्व में प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा एक्वायर्ड होता है, प्राप्त होता है दोस्तों। यानी आपने उस प्रकार की कोई चीज पहले खाई होगी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। चलो आज पार्टी है, बफेट पार्टी है, आप गए बफेट पार्टी में, देखो आज 5-7 तरह की मिठाई है, नहीं ये मैंने खा ली, ये मैंने खा ली, ये 4 मैंने खाई, ये 3 नहीं है यार, इसको टेस्ट करते हैं। जब आप टेस्ट करोगे तो जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस अगर आपने पूर्व में रिस्पॉन्स लिया होगा तो आपको मिलेगा, और नहीं लिया होगा आपको वहां पर जनरेट करेगा अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों फूड की माउथ में जैसी प्रेजेंस होती है, जैसे आवश्यक रूप से आपका माउथ में फूड प्रेजेंट हो जाता है, ये रिफ्लेक्स बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाता है। आप साइट हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये फलानी चीज है, स्मेल कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, फूड का थॉट कर रहे हो कि नहीं यार आज चलो बफेट है, बहुत जोरदार कार्यक्रम है, ठीक है, तो आप देखेंगे सैलाइवरी और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, आपकी लार टपकने लग जाती है दोस्तों, वहां पर ये मैकेनिज्म होता है। इसीलिए दोस्तों पेनक्रेटिक सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करने का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी सैलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन तो हो ही रहा है गैस्ट्रिक फेज में, आपने देखा है सिपेलिक फेज में, और एज इट इज यहाँ पर दोस्तों पेनक्रेटिक सिक्रेशन का भी साइमल्टेनियसली उसके बाद में सिक्रेशन शुरू हो जाता है दोस्तों। यही कारण है कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होते रहते हैं, और एक के बाद एक होते रहने के कारण मैक्सिमम कंडीशन में हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जनरेट कर जाता है दोस्तों। और टिपिकली यही हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप कंडीशन रिफ्लेक्सेस के सीक्वेंसेस को देखते हो तो आपको स्पेशल समझ में आता है दोस्तों, जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन कौन से, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन से इंपल्सेस जो जनरेट होते हैं, आई, ईयर, नोज, ये स्पेशल सेंसेस होते हैं। जब आई, ईयर और नोज से जब इसी प्रकार का इंपल्सेस जनरेट होता है दोस्तों, तो न्यूरल सर्किट के अफरेंट फाइबर के माध्यम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ये मैसेज पास हो जाता है कि साहब यहाँ पर अब बहुत अच्छा फूड आना वाला है, मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने नोज से स्मेल किया, ठीक है। तो फूड की जो थिंकिंग करने से सेरिब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाता है। यानी उस फूड के बारे में ही आपने सोच लिया, उस सोचने समझने देखने से ही आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो जाता है डायरेक्टली। और यही कारण है दोस्तों, आप टेबल प्रैक्टिस में जो आप फंक्शंस देखते हो आपको इमीडिएट रिस्पांस देखने को मिल जाता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से वेगस की जो डॉर्सल न्यूक्लियस होती है या वेगस की जो इफरेंट के माध्यम से जो इंपल्सेस पास होती है वो पेनक्रेटिक एसिनी तक पहुंच जाती है, और जो मैंने आपको पूर्व में बताया वो पूरी प्रोसेस को जनरेट करती है। अर्थात हम कह सकते हैं वेगल नर्व की जो एंडिंग्स होती है
एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करती है दोस्तों, जो कि पैंक्रेटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और इसी के कारण सिफेलिक फेज में दोस्तों पैंक्रेटिक सिक्रेशन बढ़ने लगता है, सिक्रीट होने लगता है। और यही कारण है दोस्तों, सिफेलिक फेज के दौरान पैंक्रेटिक सिक्रेशन का जो सिक्रेशन होगा वो टिपिकली बनकर वहां पर स्टिमुलेट होने लग जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों गैस्ट्रिक फेज की, जब फूड स्टमक में एंटर कर रहा है, कोई भी फूड देखोगे स्टमक में एंटर कर रहा है, तब पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है दोस्तों, तब पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है, उसे हम गैस्ट्रिक फेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब फूड स्टमक में आएगा तब जाकर पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन शुरू होगा दोस्तों। यानी पहले से एसिड चाइम को न्यूट्रल करने की तैयारी होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। और यही कारण है ये फेज पैंक्रेटिक सिक्रेशन के जो ह्यूमरल कंट्रोल होता है उसके अंडर में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जो हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पर हार्मोन्स के माध्यम से देखोगे ना, उस हार्मोन्स के माध्यम से सारा कंट्रोल वहां पर एक्टिवेटेड होता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, जब गैस्ट्रिक फेज होती है तो वहां गैस्ट्रीन का सिक्रेशन होता है, याद है आपको। इसीलिए दोस्तों हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है वो होगा गैस्ट्रीन। वो जो गैस्ट्रीन हार्मोन वहां से निकल के आएगा फूड कंटेंट में, तो थोड़ा थोड़ा सा फूड कंटेंट आगे आएगा। स्टमक से थोड़ा फूड निकला डियोडिनम में आया, फिर थोड़ा फूड निकला डियोडिनम में आया, उसके साथ गैस्ट्रीन हार्मोन भी आएगा। ठीक है, तो पैराइटल सेल से जो सिक्रेशन हो रहा है उसके साथ गैस्ट्रीन हार्मोन भी वहां आ रहा है। और यही गैस्ट्रिक फेज के दौरान जब ये गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट करेगा तो केवल और केवल 10% पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट होता है। और ये 10% जरूर होता है दोस्तों, लेकिन बहुत सॉलिड होता है दोस्तों। जब फूड स्टमक में एंटर करता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टमक में होता है दोस्तों, तब गैस्ट्रीन ब्लड के माध्यम से पैंक्रियास में ट्रांसपोर्टेड हो जाता है दोस्तों, ब्लड के माध्यम से जाएगा। और जब वहां पर पैंक्रियास में ट्रांसपोर्टेड होगा तो ये पैंक्रेटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा दोस्तों। और यही पैंक्रेटिक जूस जो गैस्ट्रिक फेज के दौरान सिक्रीट होता है, उसमें एंजाइम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भले 10% है, लेकिन एंजाइम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में किसी भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है वो यहां पर काम करती है दोस्तों। और इसी कारण से इसमें एंजाइम ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है और वहां पर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को जर्म करता है, कंप्लीट करता है। और यही कारण है दोस्तों, टिपिकल बहुत सारे प्रकार के एंजाइम यहाँ पर जब सीक्रेट होते हैं तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है और पूरे डाइजेशन की क्रिएट करके पूरे नॉर्मल जो फिनोमिना होता है उसको मेंटेन किया जाता है दोस्तों। जब तीसरा इंटेस्टाइनल फेज, जब आप इंटेस्टाइनल फेज के लेवल पर आते हो दोस्तों, जब इंटेस्टाइन में आ चुका होता है, तो इंटेस्टाइनल फेज में पैंक्रेटिक जूस का जब सिक्रेशन होता है दोस्तों, तब चाइम इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका होता है। जो गैस्ट्रिक चाइम होता है वो पूर्ण रूप से वहां पर इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका है। ये फेज भी हार्मोन के कंट्रोल में होती है। और इसी कारण ये फेज जब हार्मोन कंट्रोल में होती है, इस फेज में 70% टोटल अमाउंट पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेटेड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 70% टोटल अमाउंट जब पैंक्रेटिक जूस में सिक्रेट होता है, तब जब कंप्लीट स्टमक से एसिड चाइम आपके इंटेस्टाइन में आ चुका होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे आपको समझ में आएगा, जब किसी को पैंक्रेटिक एमाइलेज और पैंक्रेटिक लाइपेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये टिपिकल केस होते हैं जो पैंक्रेटाइटिस को डेवलप करता है। यानी जब चाइम इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा होता है दोस्तों, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। कुछ हार्मोन पैंक्रेटिक जो सिक्रेशन होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, और कुछ हार्मोन पैंक्रेटिक सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम भी करते हैं। दोनों काम यहाँ पर होगा, यानी जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पैंक्रेटिक सिक्रेशन को नहीं होना देना, ये मेन काम यहाँ पर होता है। जितना आपको एसिड चाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां इंटेस्टाइनल जो पैंक्रेटिक इंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं, जूसेस होते हैं, जो पर्टिकुलर आपके बाइल जूसेस होता है, उनके बाद में जितना जरूरत होता है उतनी क्वांटिटी में पैंक्रेटिक जूस वहां पर सीक्रेट होता है। और ये एंजाइम टिपिकली, क्योंकि इसकी जरूरत लास्ट में पड़ती है जब लिपिड का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस करना होता है दोस्तों, इसीलिए कुछ हार्मोन यहाँ पर पैंक्रेटिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना भी प्रारंभ कर देते हैं, ताकि बैलेंस बना रहे और किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा नुकसान वहां पर आपको देखने को नहीं मिले दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर दो फैक्टर देखोगे हार्मोन, जो हार्मोन स्टिमुलेटिंग करते हैं पैंक्रेटिक सिक्रेशन को, तो कभी नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के सिक्रेशन के ऊपर आपका पूरा दारोमदार निर्भर करता है कि पैंक्रेटिक का फंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है दोस्तों। एक होता है सिक्रेटिन और एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, दो चीज, एक होता है सिक्रेटिन, एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन।
और यही दो चीज आपको समझना है जो आपके हर फैक्टर को कंट्रोल कर सकती है दोस्तों। जब आप सिक्रेटिन वर्सेस कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करते हैं तो आपको पता लगना चाहिए दोस्तों कि सिक्रेटिन क्या काम करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या काम करता है दोस्तों। जब आप स्टिमुलेट करते हो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को तो आप देखोगे वहां पर क्या होगा, जब आप स्टिमुलेट करने का काम करोगे तो वहां पर सिक्रेटिन हाई वॉल्यूम में होगा दोस्तों। याद रखिएगा, जब पैनक्रियाटिक जूस में सिक्रेटिन हाई वॉल्यूम में होगा तो वहां पर सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन जब कोलिसिस्टोकाइनिन वहां पर लो वॉल्यूम में होगा तो सिक्रेशन कम करेगा दोस्तों। याद रखिएगा, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। दोस्तों जब आप पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहे हो और अगर सिक्रेटिन वहां पर सिक्रेट करके जूस को स्टिमुलेट कर रहा है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, उसमें एंजाइम की क्वांटिटी ज्यादा होगी या पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो जब सिक्रेटिन सिक्रेट करता है दोस्तों तो यहां पर टिपिकली जो देखने को मिलता है वाटर की मात्रा ज्यादा होती है और बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होते हैं दोस्तों। जबकि जो कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेट करेगा जूस को, पैनक्रियाटिक जूस को, तो उसमें केवल और केवल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी दोस्तों। और यही कारण है सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन दोनों के लेवल पर पूरा डाइजेशन के प्रोसेस डिपेंड करती है। जहां पर एल्किलिटी मेंटेन करना है बाइकार्बोनेट आयन और वाटर का लेवल वहां पर मेंटेन करना होगा, जो सिक्रेटिन का काम होता है दोस्तों। लेकिन जब आप कोई खाना खा रहे हो और अधपचा खाना जा रहा है तो उसको पचाना है तो आपको दोस्तों वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत होगी, वहां पर कोलिसिस्टोकाइनिन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बारीकी से लिखी गई चीज है जो शायद बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आती कि सिक्रेटिन का काम क्या होता है। केवल और केवल बाइकार्बोनेट आयन और वाटर लेवल बढ़ाकर एल्कलिटी को कंट्रोल करने का काम, जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम की मात्रा को ज्यादा बढ़ाना और इसी कारण से दोस्तों पूरा डाइजेस्टिव फंक्शन कंट्रोल करना। अगर आप एक्टिवेशन या ये कहें इस पैनक्रियाटिक जूस के रिलीज को स्टिमुलेट करते हो दोस्तों तो कौन स्टिमुलेट करेगा? अगर सिक्रेटिन की बात करें दोस्तों तो एसिड चाइम एंटरिंग इंटेस्टाइन पार्शियली डाइजेशन प्रोटीन्स। ठीक है, तो जब कभी एसिड चाइम आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है दोस्तों, पर्टिकुलरली वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो वो सिक्रेटिन होता है। सिक्रेटिन वहां पर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मोटिवेट करता है, इंटेस्टाइन को तैयार करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए सिक्रेटिन का होना बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझ जाइएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन फिर क्या करेगा दोस्तों, जब चाइम एंटरिंग करता है इंटेस्टाइन में, विल पार्शियली डाइजेस्ट या पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, ये भी पर्टिकुलरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, खास तौर से पेप्टिड्स और अमीनो एसिड्स को। याद रखिएगा, जो भी डायरेक्टली पेप्टिड्स आ रहा है, अमीनो एसिड्स आ रहा है, उसको डायरेक्टली ये डाइजेस्ट कर रहा है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा एज वेल एज साइमल्टेनियसली फैट यानी फैटी एसिड को भी डाइजेस्ट करने का काम कोलिसिस्टोकाइनिन का है दोस्तों। यानी प्रोटीन, पेप्टिड्स और अमीनो एसिड्स को तो कर रहा है डाइजेस्ट, लेकिन उसके साथ साथ फैट यानी फैटी एसिड को भी डाइजेस्ट करने का काम कोलिसिस्टोकाइनिन का हो रहा है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और यही चीज हम लोग ओबिसिट्रान के लेवल पर प्रूव कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर सिक्रेटिन और कोलिसिस्टानिन के लेवल पर देखोगे तो जो सिक्रेटिन है वो मेनली किस पर एक्ट करता है? सिक्रेटिन मेनली, याद रखिएगा दोस्तों, सिक्रेटिन मेनली पैनक्रियाटिक डक्ट पर एक्ट करता है। याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट पर एक्ट करता है, जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास के अंदर की जो एसिनर सेल्स होती है उस पैनक्रियाटिक एसिनर सेल पर जाकर काम करता है। आप दोनों चीज को याद रखिएगा, एक पैनक्रियाटिक डक्ट पर काम करके उसके सिक्रेशन को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स के माध्यम से बाउंड करता है, और दूसरा जो होता है डायरेक्ट पैनक्रियाटिक सेल के अंदर जाकर एसिनर सेल्स को पावर्ड कर देता है पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर और वहां से सिक्रेशन को बाहर निकाल देता है। ये काम कोलिसिस्टोकाइनिन का देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो सिक्रेटिन किसके माध्यम से काम करता है दोस्तों? सिक्रेटिन जो सेकंड मैसेंजर होता है उसके वाया एक्ट करता है दोस्तों, सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर कौन होगा? सिंपल सा साइक्लिक एएमपी। ठीक है, साइक्लिक एएमपी के माध्यम से डायरेक्टली सिक्रेटिन वहां पर काम करता है और डायरेक्टली इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। इसी प्रकार से जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है दोस्तों, अगर आप देखोगे इनोसिटॉल, ठीक है, इनोसिटॉल, ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम, इन तीन चीजों के माध्यम से दोस्तों कोलिसिस्टोकाइनिन काम करता है, एक्टिवेट करता है। इसीलिए दोस्तों सारी प्रोसेस इसी रेगुलेटरी सिस्टम के माध्यम से जनरेट होती है।
और यही कारण है हमें सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को इस प्रकार से पढ़ना पड़ा ताकि हमें डिफरेंस समझ में आ जाए, और हम डिफरेंस समझ गए, हमने पूरे पेनक्रियास के फंक्शन को जनरेट कर दिया। इन्हीं दोनों लेवल पर S2C2G और S6C6G का प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्लियर होता है दोस्तों। जब आप पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड यानी पीपी की बात करते हो दोस्तों, तो पेनक्रियास की जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वहां पर पीपी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। अब आप कहोगे अभी तो हम डाइजेस्टिव फंक्शन पढ़ रहे हैं, और डाइजेस्टिव फंक्शन में तो दोस्तों जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, उनकी जो सेल्स होती है वो इंटरकनेक्ट इंटरपोज्ड होती है, यानी इंटरकनेक्शन के माध्यम से अपने अपने कामों में थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रदान करती है, उनके डेवलपमेंट में भाग लेती है। इसीलिए जो पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है दोस्तों, वो पेनक्रियास के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में जो पीपी सेल्स होता है उनके द्वारा सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होकर एक्सोक्राइन पार्ट में चला जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों पेनक्रियास की जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें जो डेल्टा सेल्स होती है उसके द्वारा वहां पर सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का लेवल होता है तो वो केवल डायबिटीज से रिलेटेड होता है, आपके पेनक्रियाटिक फंक्शन और आपके पिट्यूटरी फंक्शन के द्वारा रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर जब पेनक्रियास की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में डेल्टा सेल्स के द्वारा दोस्तों जब सोमेटोस्टेटिन सीक्रेट होता है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहां पर तीसरा पेप्टिड वाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा लगातार सीक्रेटेड होता रहता है, और यहीं पर पेप्टिड जैसे और दो तत्व ग्रेलिन और लेप्टिन, याद रखिएगा ग्रेलिन और लेप्टिन, ये दो तत्व भी लगातार सीक्रेट होते रहते हैं। इनका भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में जब प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन होता है अपना एक बहुत बड़ा रोल वहां पर नजर आता है। इसीलिए दोस्तों जब आप इस प्रकार के टिपिकल पूरे पैनक्रेटिक फंक्शन को जानते हैं ना, तो आपको बहुत इजीली जानना है दोस्तों कि यहाँ पर आप किस प्रकार से पेनक्रियास के फंक्शन को जान गए। आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो सुन लेना एक बार। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपको लगता है कि भाई पेनक्रियास इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, तो आप पेनक्रेटिक जूस को कलेक्शन कैसे करोगे, कैसे इसकी टेस्ट करोगे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका पेनक्रेटिक जूस का दोस्तों। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में एक मल्टी ल्यूमन ट्यूब के इंसर्टेड करके दोस्तों आप नोज के माध्यम से या माउथ के माध्यम से दोस्तों, जब तक कि ट्यूब की टिप इंटेस्टाइन में एम्पुला वेक्टर के पास ना पहुंच जाए, जो ड्यूडिनम का पार्ट होता है दोस्तों, ये ड्यूडिनम है, ये पेनक्रियास है, और पेनक्रेटिक डक्ट है, इधर से आपका लीवर का बाइल डक्ट, कॉमन डक्ट है, और ये पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है यहाँ पर एक पूरे नॉच के रूप में ओपन होता है, इसको बोलते हैं एम्पुला वेक्टर। तो यहाँ से नोज के माध्यम से या स्टमक के माध्यम से एक ट्यूब को डाला जाता है, और जब वो एम्पुला वेक्टर के लेवल पर पहुंच जाती है दोस्तों, वहां पर जाकर उसको रोक लिया जाता है, यानी ट्यूब की टिप को एंट्रेंस किया जाता है इंटेस्टाइन में, और वहां पर एम्पुला वेक्टर के पास पहुंचकर जब वो इंडिकेट करती है कि हाँ वहां पहुंच गई है, जब ये लाइन माउथ के पास आ जाती है, मतलब ट्यूब को नाप के भेजा जाता है, और जब वो पॉइंट आपके माउथ के पास आ जाता है दोस्तों, तो ट्यूब के 3 ल्यूमन होते हैं। ठीक है, उस ट्यूब में 3 ल्यूमन होते हैं। स्मॉल बैलून 2 बाहरी ल्यूमन के साथ अटैच होता है दोस्तों। जब बैलून को एयर के द्वारा फुलाया जाता है तो एम्पुला के पास स्थित इंटेस्टाइन इनलार्ज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर से बैलून को फुला रहे हो, और फुला रहे हो तो देख रहे हो अंदर की तरफ इंटेस्टाइन के वाल में जो एम्पुला वेक्टर का पॉइंट है वहां पर इंटेस्टाइन फूलने लग गए दोस्तों। ठीक है, जो फूड खाएंगे तो वहां भी रिलैक्स करती है, वो फूल जाती है, वो कंडीशन वहां पर डेवलप हो गई दोस्तों। और जब बैलून के एयर के द्वारा फुलाया जाएगा तो इम्पुला के पास जब स्थित इंटेस्टाइन इनलार्ज हो चुकी होगी, तब पेनक्रेटिक जूस को एस्पायरेशन के द्वारा मिडिल ल्यूमन के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब 3 बैलून है, 2 फुला है, एक तीसरा बैलून होता है, उसके माध्यम से दोस्तों उसको वहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशंस होती है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उसको कोरिलेट किया जाता है। लेकिन अगर पेनक्रेटिक फंक्शन को देखना है, पेनक्रेटिक एक्सोक्राइन फंक्शन को देखना है, पेनक्रियास के पूरे डाइजेस्टिव कंटेंट को देखना है, तब वहां पर पेनक्रेटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट परफॉर्म की जाती है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के माध्यम से की जाती है। जैसे इंडोस्कोपी होती है उसी प्रकार से पेनक्रेटिव स्कोपी भी होती है, वहां पर पेनक्रेटिक जूस के माध्यम से वहां पर स्पेशली पेनक्रेटिक जूस को कलेक्शन किया जाता है। कई बार आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, सीधे ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में आप एमाइलेज, सीरम एमाइलेज टेस्ट और सीरम लाइपेज टेस्ट कराते हैं दोस्तों। वहां पर लुड टेस्ट भी होती है, ये टेस्ट
खाना खाने के बाद ड्यूनेरल कंटेंट को एक्सपायरेट करते हैं और वहां पर टिप्सिन एक्टिविटी के लिए उसको टेस्ट करते हैं दोस्तों। और तीसरा होता है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में भी स्पेशली वहां पर एमाइलेज और सीरम लाइपेज के लेवल को टेस्ट किया जाता है और उसके माध्यम से पूरा डायग्नोस किया जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप स्पेशल फैक्टर को जनरेट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, पेनक्रेटाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो पेनक्रियास का पूरा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। ये एक्सोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट यहाँ पर रोल नहीं है। इंडोक्राइन पार्ट और पेनक्रियास के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे हम, जो इस सिस्टम के बाद पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए पेनक्रियास के इन्फ्लामेशन को पेनक्रेटाइटिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पेनक्रेटाइटिस पेनक्रेटिक एसिनी की इन्फ्लामेशन को कहते हैं दोस्तों। जो पेनक्रियास की जो छोटी छोटी एसिनी होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। ये बहुत रेयर डिसीज होती है दोस्तों, किंतु देखा जाए ना बहुत डेंजरस डिसीज होती है। याद रखिएगा आप, रेयर डिसीज है लेकिन बहुत डेंजरस डिसीज है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो अपर एब्डोमेन में स्टमक के जब पीछे देखेंगे आप, पेनक्रियास एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड के रूप में स्थित होता है दोस्तों। तो जब पेनक्रियास के आप पार्ट देखेंगे, दो पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट जो हमने अभी पूरा डिटेल पढ़ा, एक इंडोक्राइन पार्ट जो हम इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पेनक्रियास का जो पार्ट होता है, ये एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में शुगर के मेटाबॉलिज्म को वहां पर रेगुलेट करने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों पेनक्रेटाइटिस एक एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के रूप में उत्पन्न होने वाला कंडीशन है दोस्तों। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों होता है, इसीलिए इसका मतलब है ये सडनली अपीयर होता है, अचानक, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और कुछ दिनों में लास्ट होता है, जिसके कारण पेनक्रेटाइटिस धीरे धीरे डेवलप होती है, जो वहां पर क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के रूप में डेवलप हो जाती है दोस्तों। जब पेनक्रेटाइटिस होती है वो सालों तक बनी रहती है, आप उसको जल्दी ठीक नहीं कर सकते। और माइल्ड केसेस में पेनक्रेटाइटिस के बिना ट्रीटमेंट के ऑटोमेटिक, अगर आपने डाइजेशन को कंट्रोल किया, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन किया, आपने अपनी डाइट को मेंटेन किया, आप देखेंगे बहुत इजीली पेनक्रेटाइटिस ठीक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है डाइट थेरेपी के बारे में दोस्तों। किंतु सीवियर जब केस हो जाता है ना, जब गॉल ब्लैडर स्टूल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जब पेनक्रियास का हेड का ट्यूमर हो जाता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, तब पेनक्रेटाइटिस सीवियर होती है दोस्तों, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन टिपिकली अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेनक्रेटाइटिस को दो प्रकार के आपको देखने को मिला है। एक होता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और एक होता है दोस्तों क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। जब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की बात होगी, एक इंफ्लामेटरी डिसीज है दोस्तों, जो कि रैपिडली डेवलप होती है, सडनली डेवलप होती है, आप वहां पर डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते, और जब आप अचानक आपको लगता है कि नहीं यार इसको कहीं ना कहीं पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आपने टेस्ट कराया कि चलो ठीक है देख लेते हैं यार, सीरम एमाइलेज और लाइपेज कराया आपने देखा अरे बाप रे ये तो हजारों में पहुंच गया। ठीक है, और जब हजारों में पहुंच गया तो मान के चलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। अब ऐसे केसेस में जब डायग्नोसिस होगी दोस्तों, तो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का जो कॉजेज होता है, सबसे कॉमन होता है गॉल स्टोन। बहुत कॉमन रूप से गॉल स्टोन इसका बहुत बड़ा कारण होता है, और अल्कोहल का कंजप्शन भी इसका और बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस देखने को मिलता है ना, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन होता है, ऊपर आपके नाभि के ऊपर के जो पार्ट होते हैं, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन होगा। ऐसे केसेस में सीवियर नाउसिया और वॉमिटिंग होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इवन आपका वेट भी लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट एकदम किडिंग कांग हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है दोस्तों। फीवर होता है, शॉक होता है, ठीक है, फीवर होगा, शॉक होगा, ये सारी कंडीशन आपको वहां पर वन बाय वन देखने को मिलती है दोस्तों। तो जब एक्यूट कंडीशन पेनक्रेटाइटिस की डेवलप होती है, ये बहुत डेंजरसली कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक है, अब जब क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस डेवलप होगा तो दोस्तों, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, यही एक्यूट पेनक्रेटाइटिस अगर प्रोग्रेसिव होती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होती रहती है, लंबा समय खींच लेती है, और आप प्रॉपर डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हो, प्रॉपर आपका पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो ये इमीडिएटली दोस्तों एक सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, जो कि सीवियर स्ट्रक्चरल चेंजेस के द्वारा वहां पर कैरेक्टराइज होती है, अर्थात टिपिकली वहां पर पेनक्रियास के लेवल पर सीवियर स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हो जाता है, और यही पेनक्रेटिक फंक्शन का लॉस आपको दिखाता है। यही कारण है सीरम एमाइलेज और लाइपेज बढ़ेगा, आप मान के चलिएगा आपके पेनक्रियास का फंक्शन लॉस हो गया है। ठीक है, यानी आप एसिड चाइम को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी खो रहे हो दोस्तों, आपको डकारे आएगी,
एसिडिक डकार रहेंगी, जीआरडी होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस होगा, सारी सिम्टोमेटिक डिफिकल्टीज साइड इफेक्ट के रूप में वहां पर डेवलप हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब पेनक्रेटाइटिस उत्पन्न होता है तब डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, और जब तक कि पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियास के सेल को इरिटेट नहीं करते तब तक उनको मजा नहीं आता। लगातार पेनक्रियास के अंदर जाकर पेनक्रियाटिक सेल को इंक्रीज इरिटेट करते रहते हैं और इसके कारण इन्फ्लामेशन और बढ़ जाती है और पेनक्रियाटिक सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। यानी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के रिपीटेड बाउट्स के कारण पेनक्रियास का डैमेज होना कंफर्म हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे पेनक्रियास क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के लेवल पर चला जाता है। और ये जो कंडीशन होती है रेयरली होती है, लेकिन बहुत डेंजरसली कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। पेनक्रियास में जब डैमेज होगा तो डेफिनेटली स्कार टिश्यू डेवलप होगा दोस्तों, और जब स्कार टिश्यू का निर्माण होगा तो डेफिनेटली पेनक्रियास का लॉस ऑफ फंक्शन होता हुआ देखा जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का पुअरली फंक्शन करने वाला पेनक्रियास वहां पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्रिएट करके पेशेंट को सबसे पहले शॉक देगा डायबिटीज की, तुरंत उसको डायबिटीज होते हुए देखा जाएगा दोस्तों। और जो कंडीशन पेनक्रेटाइटिस को कॉज करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको दोस्तों, गाल स्टोन और एल्कोहल का कंजप्शन। लेकिन एब्डोमिनल सर्जरी भी हो, किसी कारण से दूसरे कारण से सर्जरी की हो, तो सर्जिकल केस के कारण भी आपको पेनक्रेटाइटिस होता हुआ देखा जाता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन भी हो जिसके कारण भी आपको पेनक्रेटाइटिस होता हुआ देखा जाता है। सिगरेट स्मोकिंग वो भी एक कारण होता है दोस्तों। सिस्टिक फाइब्रोसिस वो भी एक कारण होता है दोस्तों। फैमिली हिस्ट्री की बात करें वो भी एक कारण होता है। सीवियर पेनक्रेटाइटिस वो भी एक कारण होता है। यानी ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल यानी हाइपर कैल्सीमिया होना, हाइपर कैल्सीमिया होना भी एक लेवल होता है जो पेनक्रेटिक को कॉज करता है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत सारे केसेस जब आप पेनक्रेटाइटिस के लेवल पर देखते हो तो आप मान के चलिएगा, अगर आपकी पैराथायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गई, हाइपर पैराथायरिज्म होगी दोस्तों, उसके द्वारा भी पेनक्रेटाइटिस होता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। ब्लड में यदि हाई लेवल में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया होता है दोस्तों, वो भी आपको पेनक्रेटाइटिस को कॉज करते हुए देखा जा रहा है दोस्तों। इन्फेक्शन हो, एब्डोमेन में किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, या पेनक्रेटिक कैंसर डेवलप हो गया, वो भी सीवियर पेनक्रेटाइटिस के रूप में, पेनक्रियास के हेड के कैंसर के रूप में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जब इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनक्रेटोग्राफी ERCP, याद रखिएगा ये वो टेक्निक है, इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनक्रेटोग्राफी ERCP, एक ऐसी प्रोसीजर है दोस्तों जिससे गाल स्टोन का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और गाल स्टोन को रिमूव करके या गाल ब्लैडर को रिमूव करके दोस्तों पेनक्रेटिस को वहां पर अलग कर दिया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों कभी कभी पेनक्रेटाइटिस होता हुआ वहां पर देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए जब पेनक्रेटाइटिस के कारण आप देखोगे दोस्तों तो कई बार ऐसा कारण होगा कि गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा बाइल डक्टों को, तो जब ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो पेनक्रेटिक जूस डायरेक्टली ड्यूडेनम में नहीं आ पाएगा, वो रिवर्स पेनक्रियास में चला जाएगा। और ये सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों जिसके कारण आपको पेनक्रेटाइटिस होता हुआ देखा जाता है। ये बहुत इजी और बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है दोस्तों, लेकिन हम बहुत हद तक हमारे ग्रुप में, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मैडम है हमारे सीनियर, शायद मुझे नाम कंफर्म नहीं आ रहा है, उनको पेनक्रेटाइटिस हुआ था और मैंने गाइड किया था कि आप पेनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट लीजिए, और उन्होंने शायद लिया था पेनक्रेटाइटिस का, मुझे नाम नहीं याद। अगर वो हैं तो वो जरूर बताएं अपना अनुभव कि इलेक्ट्रोमैपैथ के बिहाफ पर आपको कुछ रिजल्ट मिला था या नहीं मिला था। सिम्टम की बात करें दोस्तों, ज्यादातर लोग, मोस्टली पीपुल जिनको एक्यूट और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का एक्सपीरियंस करता है दोस्तों, तो वहां पर याद रखिएगा अपर एब्डोमिनल पेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर के रूप में होता है। याद रखिएगा आप दोस्तों, जब प्राइमरी सिम्टम होते हैं तो वो लोग जिनको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस होता है इनको इन्फ्लामेशन तो शो करता है, लेकिन दोस्तों जब इमेजिंग स्कैन की जाती है वहां पर कोई भी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप MRI वगैरह कराओगे कोई मतलब नहीं है, फोकट आप पैसा बिगाड़ोगे दोस्तों। जब पेनक्रेटाइटिस के अन्य सिम्टम आएंगे ना तब आप कराइए। यानी पेन जो कि अपर बॉडी के चारों तरफ फैल रहा है, यानी अपर एब्डोमेन में चारों तरफ, राइट लेफ्ट अपर लोअर सब पोर्शन में फैल रहा है, तब आप देखोगे आप बैक साइड में, ठीक है, आप बैंड लाइक पैटर्न में इन्वॉल्व होगा दोस्तों। आप जब बैक साइड में जाओगे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, नाउसिया या वॉमिटिंग, सीवियर नाउसिया या वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। आप जब वहां पर यूनी इंटेस्टाइनल वेट लॉस आप देखोगे आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ब्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगा, डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा, इवन आपका स्टमक स्वॉलन होगा, फूला होगा, और आपको लगातार हिचकी यानी हिकअप्स आपको होता हुआ देखा जाएगा। और जब ये केसेस आप देखोगे दोस्तों तो ऐसे व्यक्ति
जिनको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस होता है उनमें एक बहुत ब्रिलियंट और बहुत बड़ी कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं स्टीटोरोइया। स्टीटोरोइया का एक्सपीरियंस उसको होने लग जाएगा, यानी फैटी स्टूल वहां पर पास होने लग जाएगा, जिसके कारण बहुत ही फाउल ऑर्डर उसको देखने को मिलती है। यानी स्टीटोरोइया आप जब देखोगे माल एब्जॉर्प्शन का एक साइन होता है, कुपोषण, यानी आप न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। इसका मतलब होता है पेशेंट अपने सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका पेनक्रियास पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव इंजेक्शन, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको सीक्रेट नहीं कर पाता, ताकि फूड का प्रॉपरली वहां पर ब्रेकडाउन किया जा सके। इसीलिए दोस्तों पेनक्रेटाइटिस के साथ जो पेन एसोसिएटेड होता है वो एक टाइम में कुछ मिनट से लगाकर सेवरल हार्स तक, कई घंटों तक वहां पर हो सकता है दोस्तों। और जब सीवियर केसेस आते हैं क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस से, वहां पर डिस्कम्फोर्ट को लगातार कॉन्स्टेंटली बना रहता है। और यही कारण है पेशेंट बार बार अपने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लगातार अपने एब्डोमेन को हाथ लगाता रहता है। और यही कारण है जब पेशेंट का पेन लेटने पे बढ़ जाता है, खाने के बाद बढ़ जाता है दोस्तों, आप मान के चलिएगा आगे की ओर बैठने पर बढ़ जाता है, या स्ट्रेट बैठने, खड़े बैठने पर बढ़ जाता है, तो आप देखोगे दोस्तों वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग करता है, लेकिन कभी कभी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है जब बिल्कुल खड़ा होता है। लेकिन जब बैठ गया और उसका प्रेशर पड़ा एब्डोमेन के लेवल पर, इमीडिएट उसको पेन होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि भाई क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस जब डेवलप हो रहा है तो उसके काजेस हमको नजर आ गए कि भाई अल्कोहल का लंबे समय तक कंजम्पशन करना हो रहा है दोस्तों, गाल स्टोन का, एम्पुला वेक्टर का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होना हो रहा है दोस्तों, ये टिपिकल हमने पढ़ा दोस्तों। इसी प्रकार कई हेरिडिटरी कॉज भी देखने को मिलेंगे, यानी जो जेनेटिकली और जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, तो डेफिनेटली अगर माँ बाप को है ना, तो आगे बच्चों में आपको डेफिनेटली टिपिकली देखने को मिलेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मैंने बताया दोस्तों, जो बहुत से ऑर्गन के फंक्शन को प्रभावित करता है। और जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो लंग, एक्सोक्राइन ग्लैंड लाइक पेनक्रियास, बिलियरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इस कंडीशन में एबनॉर्मल थिक सिक्रेशन का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, जो कि ऑर्गन के फंक्शन को इंपेयर करता है। और पर्टिकुलरली जब आप जाओगे दोस्तों तो वहां पर आप जब देखोगे लंग्स या पेनक्रियास को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों लंग्स और पेनक्रियास प्रभावित होता है तो इनके चक्कर में जो पोर्टल वेन्स होती है, वो पोर्टल वेन्स में कंजेशन डेवलप हो जाता है। और पोर्टल वेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और बच्चों में बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। यही कारण है माल न्यूट्रिशन, यानी वहां पर पुअर न्यूट्रिशन हो जाता है। इडियोपैथिक पेनक्रेटाइटिस यानी बिना किसी कारण के आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों हुआ और पेनक्रेटाइटिस डेवलप हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए सिंपल सी बात आपको मैं कहूंगा दोस्तों पेनक्रेटाइटिस के बारे में, अगर आपके पास केसेस आते हैं आप छोड़ना मत दोस्तों। जब पेनक्रेटाइटिस का केस आएगा आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास केस आ गया तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं आपके एरिया में डंका बज जाएगा। क्यों बच जाएगा? मॉडर्न साइंस हैव नो प्रैक्टिकल थ्योरी टू करेक्ट पेनक्रेटाइटिस। एडमिट हो जाओ, एंटीबायोटिक देंगे, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो महीने महीने भर तक एडमिट रखते हैं, और महीने महीने एडमिट रखने के बाद में दोस्तों काफी पैसे का वेस्टेज देखने को मिलता है। हालांकि ये रेयर कंडीशन है, वो बहुत सीवियर कंडीशन है, इसलिए हमें भी हाथ जब डालना है जब आप परफेक्ट होते हैं दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा पेनक्रियास का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होना ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का फीचर होता है। यानी जो बाइलियरी डक्ट होती है ना, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान ज्यादा मात्रा में ट्रिप्सिनोजन और अन्य एंजाइम वहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट एसिनी में ट्रिप्सिन इनिबिटर के प्रेजेंस के कारण से कुछ ट्रिप्सिनोजन को वो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देगा, और ये ट्रिप्सिन इसके बाद लगातार वहीं पेनक्रियास के अंदर जहां से वो सीक्रेट हो रहा है बाहर निकलने के लिए, वहीं पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता चला जाएगा। और ये सभी एंजाइम पेनक्रेटिक टिश्यू को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वही क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के लेवल पर पेनक्रेटाइटिस को डेवलप करके कंप्लीट पेनक्रेटिक टिश्यू का डैमेज क्रॉस करते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों जो हमको समझ में आ गई। जब पेनक्रेटिक एंजाइम की एब्सेंस होती है तो पेनक्रेटाइटिस मोर डेंजरस हो जाता है दोस्तों, बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेनक्रियास में एसिनर सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और इसके कारण पेनक्रेटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या ये कहे पेनक्रेटिक एंजाइम की कंप्लीट एब्सेंस हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों आपकी पूरी बॉडी की डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वो क्या होगा? फैट डाइजेशन।
और जब फैट डाइजेशन प्रभावित हो जाएगा, ये फैट एज इट इज जो खा रहे हो एज इट इज आपके स्टूल में पास होगा, जिसको हम बोलेंगे स्टीटोरोइया। ठीक है, यही स्टीटोरोइया यहाँ पर काज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब आप टिपिकल आप सारे केसेस को देखते हो तो आपको याद रखना है, जब किसी को लेफ्ट साइड में सीवियर पेन हो रहा है, चारों तरफ पेन फैल रहा है, साथ में वेट लॉस हो रहा है, टेंडर और स्वेलिंग एब्डोमेन लग रहा है, फीवर, नौसिया या वॉमिटिंग लग रहा है, तो आपका पहला कैरेक्टर होना चाहिए, भाई एक काम कर तो सोनोग्राफी करा ले। जैसे ही सोनोग्राफी कराता है और पेनक्रेटाइटिस निकल कर हमारे सामने आता है दोस्तों, देन यू स्टार्ट योर प्रोटोकॉल। आप तुरंत आपके प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जब आप प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हो तो याद रखिएगा, अगर पेशेंट पहले से डायबिटिक है, S6 C6 GE को D6 में देना है या नेगेटिव में देना है। अगर नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है तो S2 C2 GE को देना है। ये दोनों प्रोटोकॉल में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अगर S2 C2 GE से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आगे जाकर उसको डायबिटीज होना ही है, कंफर्म है, पेनक्रेटाइटिस हुआ तो डायबिटीज होना कंफर्म है, डायबिटीज बड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, उदाहरण मेरे फादर को मैंने देखा है दोस्तों, गाल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान मैं कोरोना काल में मैंने भुगता है दोस्तों, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। अनडायग्नोसिस केस था पेनक्रेटाइटिस का, और सीवियर सीरम एमाइलेज और लाइपेज 2-2, 2,500 हो गए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा S2 C2 G और S6 C6 G ये साइमल्टेनियसली बहुत ब्रिलियंट काम करेगा दोस्तों। ये दो में से एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। दूसरा, जब आप यहां पर कैरेक्टर के हिसाब से चल रहे हो तो S6 C6 L1B जब डायबिटीज कंफर्म हो चुका है या होने वाला है, और साथ में अल्टरनेट C2N1G को आप यहाँ चलाएंगे तो आप देखेंगे पेनक्रियास के होलो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां पर जाकर C2N1G उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रहा है उसको कंफर्म करेगा। लेकिन जब इस प्रोटोकॉल को चलाया जाता है तो आपको 4 चीज को एक साथ कंट्रोल करना है: बाइलियस जूस, सिक्रेटिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और आपका पर्टिकुलर पेनक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट। तो यहां पर S2, F1, C10, G ये 4 प्रोटोकॉल डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि वहां पर किसी भी लेवल में पेनक्रेटाइटिस को हीलिंग करना है तो S2, F1, C10, G यहां पर 200 डाइल्यूशन में देना पड़ेगा। और जब आप एब्डोमेन के ऊपर कंप्रेस करते हो दोस्तों, तो A2, F2, C5G का जब आप कंप्रेस करोगे, डायरेक्ट आप एब्डोमेन के ऊपर स्प्रे करोगे तो जो पेन हो रहा है वो रिड्यूस होगा, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो रिड्यूस होगा, आपका एब्डोमेन सॉफ्ट होगा, जो ब्लॉटिंग हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है वो रिड्यूस होगा। और जब आप C8Y देते हो, याद रखिएगा S2 C10 F1 है, जब आप C8Y देते हो D5 में, ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। जब आप S10 C10 G देते हो D5 में, ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। आपको जो प्रोटोकॉल सूट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो प्रोटोकॉल आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा होता है लास्ट C2 या C10 का 1000। अगर आप डेली देते हो दोस्तों, ठीक है, अगर आप डेली देते हो देन यू गॉट अ मिरेकल। आप वहां पर बहुत ही मिरेकल पर्टिकुलर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो वहां पर एब्डोमिनल एक्सरे कराइए, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रेटोग्राफी यानी ERCP करवाइए, CT स्कैन करवाइए या ब्लड टेस्ट कराइए जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स के लेवल को इवेल्युएट करता है, देखता है, और उसके बाद में आप ये प्रोटोकॉल जनरेट कर दीजिए दोस्तों। आप देखेंगे आपको बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल का रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको पेनक्रेटाइटिस का पूरा लेवल समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यही कारण है पेनक्रेटाइटिस बहुत सीवियर कंडीशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करें तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये सीरियस केस है। बहुत इजीली आप लोगों का दोस्तों वहां पर करेक्शन हो जाता है, तो बहुत इजीली आप उसको करेक्ट करते हो दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, हमारा सबसे मेजर टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर एंड बाइलियरी सिस्टम दोस्तों। आज डायग्राम नहीं बनाता, कल आपको बता दूंगा दोस्तों। जब हम लीवर और बाइलियरी सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारी टेबल प्रैक्टिस के हिसाब से दोस्तों। जब हम लीवर की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि लीवर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब आप एनाटॉमिकल देखते हो, लीवर का फंक्शनल एनाटॉमिकल या बिलियरी सिस्टम का एनाटॉमिकल बैकग्राउंड देखते हो, तो आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको पूरी प्रोसेस को जनरेट करके देखना पड़ेगा। यानी लीवर एक ड्यूल ऑर्गन होता है दोस्तों, डबल काम करने वाला ड्यूल ऑर्गन, जिसके सिक्रेटरी
और एक्सक्रेटरी दोनों फंक्शन होते हैं। याद रखिएगा, लीवर के सिक्रेटरी और एक्सक्रेटरी दोनों फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और जब लार्जेस्ट ग्लैंड होगी तो इसका वेट कितना होना चाहिए दोस्तों? इसका वेट एक नॉर्मल व्यक्ति में 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसका वेट लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास मेन में आपको देखने को मिलेगा। और लीवर कहाँ रहता है? आपको सबको पता है, 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन। मैंने एब्डोमेन पेन के दौरान आपको पूरा बताया था। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, यानी ये आपकी पसलियां हैं, इस पसलियों के जस्ट अंदर से राइट साइड से आप आएंगे आपके एब्डोमेन के लेवल पर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके ऊपर से थोड़ा सा आगे तक यहां पर इस प्रकार से दोस्तों ये लीवर फैला हुआ रहता है। ठीक है, और लीवर का जो मेन काम होता है, ये लीवर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में स्थित होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के दोस्तों राइट साइड में अपर पार्ट में लोकेटेड होता है। और अपर पार्ट में लोकेटेड होने के कारण दोस्तों इमीडिएटली बेनीथ डायफ्राम, यानी ये जो पार्ट होता है डायफ्राम, जो अपर एब्डोमेन को लोअर एब्डोमेन से डिफरेंट करता है, इसी डायफ्राम के नीचे आपकी पसलियों के अंदर दोस्तों सुरक्षित रहता है। ठीक है, और जब आप देखोगे दोस्तों यहां पर मिडिल हिपेटिक वेन के द्वारा लीवर को 2 लोब में डिवाइड किया जाता है। और 2 लोब में दोस्तों पर्टिकुलर लीवर की हिपेटिक वेन के द्वारा वहां पर सप्लाई की जाती है। और इन्हीं दोनों सप्लाई के माध्यम से वहां पर लीवर को पूर्ण रूप से पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। लेकिन अगर वहां पर देखेंगे, ये वेन लीवर से जितना वेस्ट मटेरियल होता है उनको लेकर जाती है। जितना भी न्यूट्रिशन वहां पर बॉडी के अनुरूप बनता है वो यहाँ पर राइट और लेफ्ट लोब के माध्यम से निकलता है। लेकिन हमें पता है राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण से जो लोब्स होते हैं उसका भी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। जब आप लीवर की बात करते हैं तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन है। और S5, C5, C10 का तीनों का डायरेक्टली इक्वल इंपैक्ट आपको वहां पर लीवर के लेवल पर नजर आता है दोस्तों। जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करते हो, याद रखिएगा मैं ये बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं। जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करते हो तो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता क्या है दोस्तों, आप करना क्या चाहते हो? ठीक है, जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करते हो तो आपको टिपिकली पता होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अनकंट्रोल अनफिजियोलॉजिकल सेल्स की ग्रोथ होगी वो नॉर्मल सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होने देगी। और चूंकि न्यू सेल्स हो रही है, वो भी कैंसरस सेल हो रही है, वो सारी सेल कहेगी नहीं हमारी तरफ ऑक्सीजन भेजो, पुरानी सेल को जरूरत नहीं है, मरने दो उसको। ठीक है, तो नई सेल की तरफ सारी ऑक्सीजन डाइवर्ट हो जाएगी। और इसी कारण से नई सेल में ऑक्सीजन मिल गई तो पुरानी सेल में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा। और जो कैंसरस सेल्स है उसकी भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद है मेटाबॉलिक प्रोसेस में मैंने समझाया था आपको कि जब कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या कभी कोई कैंसर जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो सबसे पहला काम होगा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या एनर्जी होगी? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। और जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी नहीं बनेगा तो ऑलरेडी देखो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो ग्रोथ और रिपेयर नहीं होगा। और यही कारण है कैंसर का जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। मैं पूरी फिलॉसफी बताने वाला हूं बेंगलोर में, आप लोगों को अगर मल्लिका मैम देना चाहे तो आप सीख सकते हो। ठीक है, वहां पर मैं पूरी फिलॉसफी बताने वाला हूं कि कैंसर आप ट्रीट कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप किसी पेटेंट के लेवल पर, मैंने कई कंपनी के पेटेंट भी यूज करके देख लिए, वो रिजल्ट नहीं मिलते है जब हम लोग अपना प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैंने सब छोड़ दिया। मैंने अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल जनरेट किए जो मैं सारी बताने वाला हूं दोस्तों। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोटोकॉल को वहां से बाय बाय करोगे, आप देखोगे कि कैंसर का रिजल्ट आपको फास्ट मिलने लग गया दोस्तों। इसीलिए आपको लीवर का फंक्शन जानना पड़ेगा। जब आप कैंसर की बात करते हो, आप गैंग्रीनल फोर्ट देख लो, मैंने तो आपको ऑर्गेनो बूस्टर दे दिए, पूरे पूरे ऑर्गन के लेवल पर जनरेट कर दिया। मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच किया है।
और प्रैक्टिकल अप्रोच करके उनके रिजल्ट लिए दोस्तों। इसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूं कि जब लीवर के लेवल पर आप काम करोगे, हिपैटिक लोब के रूप में काम करोगे, तो वहां पर लीवर में देखोगे कि लीवर जब न्यूट्रिशन को पोर्टल सर्कुलेशन से, इंटेस्टाइन से जब पोर्टल सर्कुलेशन आएगा और वहां पर कलेक्ट होगा लीवर में, तो लीवर क्या करेगा? लीवर सबसे पहले वहां पर एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। लीवर को लग रहा है कि ये तत्व बहुत काम का है, उसको अपने हिसाब से, अपनी पर्सनल, जिस आदमी के शरीर का लीवर है वो उस पर्सनालिटी के हिसाब से उसको जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, सबसे पहले लीवर अपना पेट भरता है। ठीक है, वो कहता है कि मुझे काम करने के लिए पहले पेट भरना है। वो जितना भी न्यूट्रिशन अपने बॉडी में स्वीकार करता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद में जितना भी न्यूट्रिशन वो बॉडी के लिए बना सकता है, उतनी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन को एनाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से जनरेट करना शुरू करता है। और धीरे धीरे करके वो एनाबॉलिक प्रोसेस का पूरा पर्टिकुलर पार्ट वहां पर जनरेट करके अपनी बॉडी में भेज देता है। और जिसका लीवर अच्छा होता है ना, उसको हर चीज अच्छी मिलती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, पूरी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस पर प्रॉम्प्ट होगी। आप देखो उस व्यक्ति का बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग होगा। इसीलिए इम्यूनिटी पावर के लेवल पर आपने कोरोना के लेवल पर देखा था, जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर मजबूत है उन व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। तो वहां पर आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा उसका लीवर मजबूत था। और लीवर से ही तो इम्यूनिटी की सेल्स बनती है। और जब इम्यूनिटी के सेल्स लीवर के माध्यम से वहां पर मोटिवेट होती रही, तो दोस्तों आपका बॉडी हेल्दी रहा और उसने सब चीज से लड़कर आपको रोग मुक्त कर दिया। भले आपको कोरोना हुआ, आप कोरोना से ठीक हो गए दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में अगर लीवर को आपने इम्यूनिटी बनाने के लिए इन्वॉल्व कर दिया, यानी पहले से कम थी इम्यूनिटी, और आपने कहा चलो ठीक है लीवर है ना बनाएगा, आपने लीवर को बोल दिया जा भाई बना, तो लीवर को आपने उधर बना दिया। अब लीवर इम्यूनिटी के सेल्स को बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। और लीवर जब इम्यूनिटी के सेल्स नहीं बना पा रहा था, तो आपने देखा ऐसे सारे लोग बिल्कुल हाईली सीआरपी पॉजिटिव, हाईली कंजेशन। आप देखिए ऐसे लोगों को बहुत बार आपने देखा ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। इसीलिए ऐसे लोगों की प्रॉब्लम बहुत डेंजरसली क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि उसका लीवर कमजोर था। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है, एनाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से लीवर न केवल खुद के लिए एनर्जी जनरेट करता है, इवन हमारी बॉडी के सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लेवल पर वहां पर जनरेट करता है। और जब ये पूरी प्रोसेस जनरेट हो जाती है, तो आप देखते हो दोस्तों कि लीवर अच्छा काम कर रहा है। एक पेशेंट आता है, वो बोलता है कि साहब देखो मैं बहुत खाता हूं लेकिन मेरे शरीर में नहीं लगता। एक पेशेंट आता है जो बोलता है सर मैं थोड़ा भी खा लेता हूं, देखो फूल जाता हूं। दोनों कंडीशन, आप क्या जान रहे हो उससे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या जान रहे हो? ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब लीवर बहुत अच्छे से काम करेगा तभी आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। लीवर को लग रहा है कि आपने ये पैरासीटामॉल 650 mg खाया, लीवर को लग रहा है कि आपने हाईफाई एंटीबायोटिक्स खाया, या आपने खाने में मेटल खाया, मर्क्यूरी खाया, कोई भी आर्सेनिक खाया, बहुत सारी चीजें पॉइजन के टॉक्सिक मटेरियल के रूप में खाई, लीवर को लग रहा है कि नहीं साहब ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। लीवर कोशिश करता है उसको उन बड़े बड़े टॉक्सिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कैटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से इंटेस्टाइन में भेजता है, और इंटेस्टाइन के माध्यम से जो स्टूल के माध्यम से जाना होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को, उनको वहां से निकालता है। जिनको लिक्विड फॉर्म में बनाता है, छोटे छोटे फॉर्म में बनाता है, वो यूरिन के माध्यम से, आपके ब्लड के प्यूरिफिकेशन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है दोस्तों सीरम क्रिएटिनिन का, यूरिया का। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिक्रेशन एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों काम करता है दोस्तों, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, आपको सिंपल सा उदाहरण मैंने रीनल फेल्योर का बताया था दोस्तों, याद होगा आपको, फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और मोटिवेशन मिले। जब आपका डाइजेशन गड़बड़ होना शुरू होता है, मेटाबॉलिक शुरू होता है डिसऑर्डर, आप देखेंगे दोस्तों जो क्रिएटिन होता है, वो क्रिएटिन जब आपके लीवर से निकलता है तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट के रूप में जाकर आप जो भी खाना खा रहे हो उससे भिड़ जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, ये आपको एनर्जी देती है। लेकिन जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आया, आप कितना भी क्रिएटिनिन फॉस्फेट जोड़ दो, वो ज्यादातर क्वांटिटी में वही का वही रिवर्स करके निकल जाएगा। ठीक है, वो वेस्टेज मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जब वेस्टेज मटेरियल के रूप में जाएगा तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्रिएटिनिन वहां से बाहर जाएगा। लेकिन किडनी को तो पता ही नहीं है। किडनी को पता है 0.7 से लगाकर 1.2 या 1.5 से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 1 तक, 1.2 तक, इससे ज्यादा वहां पर क्रिएटिनिन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि क्रिएटिनिन के लेवल में है ही नहीं।
यानी किडनी के लेवल में है ही, रीनल थ्रेशोल्ड है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार होता है कि क्रिएटिनिन को किडनी कई बार अडॉप्ट करके वापस ब्लड में, वापस ब्लड में, वापस ब्लड में, यानी लगातार ये मेटाबॉलिक सर्कुलेशन होता रहता है। और अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है दोस्तों, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एक प्रॉब्लम और इसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है, आपका ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और ब्लड की विस्कोसिटी जब बढ़ती है दोस्तों, तो गाढ़ा होने के कारण जब हार्ट के लेवल पर जाएगा, उसको पंप करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो डेफिनेटली किडनी के पास जाएगा तो वो भी स्लो जाएगा, क्योंकि गाढ़ा ब्लड है। और किडनी में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, 2 टाइप का सर्कुलेशन वहां पर दिखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जब किडनी के लेवल पर जाएगा तो ऑलरेडी ब्लड गाढ़ा है, क्या प्रॉपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। प्रॉब्लम किसकी? लीवर की। और झापट किसको पड़ रहा है? किडनी को पड़ रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए, आप कैसे ठीक करोगे दोस्तों? और यही कॉम्प्लिकेशन जब आप लेकर आता है तो आप लोग दौड़ते हो, भाई क्या प्रोटोकॉल दे, किडनी फेलियर का क्या प्रोटोकॉल दे? क्या करोगे दोस्तों? आप डिसाइड करिए, आप किडनी का ट्रीटमेंट करोगे या लीवर का ट्रीटमेंट करोगे। मैं अगर कहूं कि दोनों का ट्रीटमेंट करना है, कैसे करोगे दोस्तों? S5 L1 C5 Y, ठीक है, न्यूट्रल डोज D5। आपने लीवर को वहां पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस से बचा लिया। S6 C6 L1 वेन 1 P2 B या G D5, ठीक है। A2 C5 गैंग्रीनल फूड ले लो आप, सेकंड डायल्यूशन। जब आप ये प्रोटोकॉल जनरेट करोगे, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन कम है, आप डायरेक्टली S6 से C6 के तरफ से आप वहां पर स्पेशली S6 C6 C5 A1 F1 वेन 1 आरी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों सेकंड डायल्यूशन में। और ये प्रोटोकॉल जब जनरेट करते हो तो आप देखोगे आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी कंट्रोल कर रहे हो। आप यहाँ पर किडनी के क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, तीनों प्रोटोकॉल को इन्हीं लेवल पर, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का ये प्रोटोकॉल है, तीनों के लेवल पर आप यहाँ पर कंटेन कर रहे हो। और आप देख लो मैंने क्यों मेडिसिन यूज किया, आपके माइंड से पूछेगा, आप फट से बता दोगे इसलिए ये मेडिसिन यूज किया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है। अब जो कंक्लूजन के लेवल पर चले गए दोस्तों, तो आप सोचिए जब लीवर पूरा पढ़ लोगे, आप कितने डिसऑर्डर के बारे में जानोगे। पोर्टल हाइपोटेंशन आप क्लियरली कर लोगे, फाइल्स आपके फटाफट ठीक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्यों होंगे आपको मैं बताऊंगा, जब प्रोटोकॉल लीवर का कंप्लीट करूंगा तब आपको पाइल्स के बारे में बताऊंगा कि देखो पाइल्स ऐसे होता है और ऐसे होता है तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप लीवर के लेवल पर जाते हो, हिपेटिक लोब के लेवल पर जाते हो, तो लीवर बहुत से लोब का बना होता है, जिसे हिपेटिक लोब के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक लोब बहुत से लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है दोस्तों, जिसे हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। यानी लीवर का जो लोब होता है, कई लोब होते हैं और उन प्रत्येक लोब के अंदर भी छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर लीवर का एक पार्ट खराब हो जाता है तो लीवर का दूसरा पार्ट रीजनरेट करके फिर से नया लीवर बना देता है दोस्तों। इसीलिए तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में किसी को अगर लीवर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो डरते नहीं है डॉक्टर, ना पेशेंट डरता है, उसको पता है कि लीवर ठीक हो जाएगा, फिर से रीजनरेट कर लेगा। तो इसलिए कभी उसको मौका मिलता है तो लीवर को ट्रांसपोर्ट करने में भी उसको दिक्कत नहीं होती दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब आप हिपेटिक लोब्यूल्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको बारीकियां पता होना चाहिए कि हिपेटिक लोब्यूल्स है, हाँ ठीक है ना, इसका ब्लड सर्कुलेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, ठीक है। तो जब हिपेटिक लोब्यूल्स की बात करते हैं तो लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत ही यूनाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लीवर का हिपेटिक लोब्यूल्स जो होता है, लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शन होता है, बहुत ही यूनाइट होते हैं दोस्तों। यानी लीवर में अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा दोस्तों, 50,000 से 10 लाख वहां पर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। 50,000 से 10 लाख वहां पर आपको स्पेशली लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये लोब्यूल्स कैसे होंगे दोस्तों, कल बताऊंगा आपको। ये लोब्यूल्स, आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने, हनीकॉम्ब, ठीक है, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे हनीकॉम्ब लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। और स्पेशली अगर मैं ये कहूं, ये लीवर सेल्स के द्वारा बना होता है, जिसे हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। लीवर के सेल्स क्या कहलाएगी? हिपेटिक, हिपेटोसाइट्स, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि लीवर सेल्स का एक स्पेशल नेम है जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा हिपेटोसाइट्स और हिपेटिक प्लेट्स क्या होती है। हिपेटोसाइट्स और हिपेटिक प्लेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हिपेटिक सेल्स
एक कॉलम के रूप में अरेंज रहती है। आपने सिक्के को जमाते हो ना, आप सिक्के को एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमाते हो ना, इसी प्रकार से हेपेटिक सेल्स एक कॉलम में अरेंज रहती है दोस्तों, जो कि हेपेटिक प्लेट का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक हेपेटिक प्लेट के सेल्स 2 कॉलम का बना होता है, यानी कि प्रत्येक प्लेट की 2 कॉलम के बीच में एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं बाइल कैन्युलिकुलस। ठीक है, यानी इसी पूरी हिपेटोसाइट्स में जब पित्त का सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है, तो वो इसी कैन्युलिकुलस के बीच में, ये जो 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम के बीच में से, कैन्युकुलस के बीच में से दोस्तों, वहां पर पूरा ये इस टाइप से, यहां से ये कैन्युकुलस के माध्यम से दोस्तों जितना बाइल होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है दोस्तों। इसीलिए आपको ये विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, जब नेबरिंग प्लेट्स, यानी जो पास की प्लेट होगी, पड़ोसी नेबरिंग प्लेट्स के बीच में एक ब्लड स्पेसिस आपको देखने को मिलती है, जिसको हम साइनोसॉइड्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक नेबरिंग प्लेट आपको देखने को मिलेगी, एक ब्लड स्पेस देखने को मिलेगी, इसको साइनोसाइड्स कहते हैं। ये साइनोसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों। साइनोसाइड्स इंडोथीलियम सेल्स के द्वारा लाइन देता है। जो जितनी भी अंदर की लेयर होती है ना, सारी इंडोथीलियम की बनी होती है, चिकनी, चिपचिपी, मजबूत, सॉफ्ट। इसीलिए ये जो साइनोसाइड्स होता है इंडोथीलियम सेल्स के द्वारा लाइन रहता है। और यही इंडोथीलियल सेल्स दोस्तों, जब वहां पर बीच बीच में आप देखते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल मैक्रोफेजेस होती है। याद रखिएगा, इट इज अ बेटर थिंग टू नो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इसी इंडोथीलियल सेल्स के बीच में कुछ स्पेशल मैक्रोफेजेस होती है, जिसे हम बोलते हैं कुप्फर सेल्स। ठीक है, कुप्फर सेल्स, ये कुप्फर सेल्स जैसे टिश्यूज में मैक्रोफेजेस होती है, और वो मैक्रोफेजेस उस टिश्यू की रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसी प्रकार से लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली सेल होती है, उसको बोलते हैं कुप्फर सेल्स। याद रखिएगा, कुप्फर सेल्स इज वन ऑफ द बेस्ट फेगोसाइटिक इन प्रेजेंट इन अवर बॉडी। याद रखिएगा दोस्तों, कुप्फर सेल को भूलिएगा मत दोस्तों। इसीलिए आप जब छोटे छोटे टिप्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये छोटे छोटे नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। यानी आपको पूरा नॉलेज होना है लीवर के बारे में। तो जब पोर्टल ट्रेट्स की बात करोगे आप दोस्तों, तो पोर्टल ट्रेट्स क्या होता है, आज मैं इसका डायग्राम डालूंगा, कल पूरा इसका डिटेल आपको बताऊंगा, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पोर्टल ट्रेट्स आप जब देखोगे, पोर्टल ट्रेट्स या कैनाल, वो कैनाल होती है जो प्रत्येक छोटे छोटे जो हिपेटिक लोबल्स है उसको सराउंड किए रहती है दोस्तों। और जब सराउंड किए रहेगी, तो ये ट्रेट्स पेरीवेस्कुलर फाइबर, जो पेरीवेस्कुलर फाइबर के जो कैप्सूल होते हैं उसके द्वारा लाइन की हुई रहती है दोस्तों। यानी प्रत्येक हिपेटिक लोबल्स बहुत सारे पोर्टल ट्रेट्स के द्वारा सराउंडेड रहता है दोस्तों। यानी कई यहाँ पर हेपेटिक लोबल्स है और कई पोर्टल ट्रेट्स के द्वारा वहां पर सराउंडेड होता है। और ये पोर्टल ट्रेट्स दोस्तों, प्रत्येक पोर्टल ट्रेट्स 3 वेसल्स के द्वारा बना होता है। यानी यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होता है ना, पोर्टल ट्रेट्स का मतलब पोर्टल वेन्स, हिपेटिक पोर्टल वेन्स। ठीक है, तो यहां पर एक ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाएगा इस पोर्टल ट्रेड में, इस पोर्टल ट्रेड में पाया जाएगा दोस्तों एक ब्रांच आपको हिपेटिक आर्टरी की मिलेगी, एक ब्रांच आपको पोर्टल वेन की मिलेगी, और एक ट्राइब्यूटरीज आपको बाइल डक्ट की मिलेगी। यानी गाल ब्लेडर के लेवल पर जो जाएगी वो ट्राइब्यूटरीज होगी, छोटी छोटी ब्रांचेस होगी जो बाइल डक्ट के लेवल पर जाएगी। तो क्लियर बात है, ये जो पोर्टल ट्रेड होता है पूरे लीवर में छोटे छोटे लेवल्स को आसपास घेरे रहता है, उनको कवर अप किया रहता है। और कवर अप किए रहने के कारण वहां पर लगातार जितना ब्लड आ रहा है, जितना जा रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है दोस्तों, वो सारी चीज आपको वहां पर देखने को मिलता है। और यही ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरीज, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ब्रांच ऑफ ट्राइब्यूटरीज और बाइल डक्ट, ये आपस में मिलकर लीवर को वहां पर मोटिवेट करते रहते हैं। इसीलिए लगातार लीवर में बाइल जूस बन रहा है, गाल ब्लेडर में स्टोर हो रहा है, लगातार बाइल जूस बन रहा है, लगातार गाल ब्लेडर में स्टोर हो रहा है। ये काम तो चलता ही रहता है। इसके साथ एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस भी इन्हीं पोर्टल ट्रैक्ट्स के माध्यम से लगातार वहां पर मिलता रहता है। यानी लीवर खुद हमारी बॉडी के लेवल पर जितना न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, वहां से वो उसको भेजता है प्यूरिफाई होने के लिए आपके हार्ट के माध्यम से लंग्स में, और वहां से प्यूरिफाई होने के बाद में पूरा जब वहां से ब्रांचेस के माध्यम से लीवर में आएगा, तो वो आपको हिपेटिक आर्टरी के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, और लीवर को जितना लग रहा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर इतना फंक्शन करना है, तो उतना न्यूट्रिशन वो वहीं का वहीं रख लेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जितना फंक्शन उसको करना है, जितना उसको वहां पर डेवलप करना है अपने लीवर के लेवल पर, वो उतने फंक्शन को तो वहीं का वहीं रख लेता है। बाद में जो सब्स्टिट्यूट एनर्जी के लिए उसको जरूरत होती है लगातार एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, तो दोस्तों वो वहां से हिपेटिक आर्टरी के माध्यम से मिल जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जब कई लोग उपवास करते हैं,
ठीक है, आप उपवास कर लेते, किसी कारण मान लो कि आपको खाना नहीं मिला सुबह से शाम तक, आप कैसे मैनेज करते हो दोस्तों? आपकी बॉडी की एनर्जी कैसे मैनेज होती है? वो बॉडी की एनर्जी इसी यहाँ पर जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर आप देखोगे मसल्स में, आपके लीवर में स्टोर होता है। वो ग्लाइकोजन वहां पर ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का वहां पर एनर्जी के लेवल पर उपयोग होता है, और यही एनर्जी वहां पर दोस्तों आपको उस जगह पर जब भूखे रहते हो आपको मेंटेन करने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, हिपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच पोर्टल वेन की और एक ट्राइब्यूटरीज बाइल डक्ट की यहाँ पर मौजूद रहती है, और मौजूद रहने के कारण अपने सारे फंक्शंस को जनरेट करती है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसीलिए एक एक बारीकी आपको समझने की जरूरत है। जब आप लीवर के फंक्शन समझ जाओगे तो बॉडी के 80% फंक्शन आप समझ चुके होंगे। जब आप गैंग्रीनल फोर्ट का काम करते हो तो गैंग्रीनल फोर्ट तो क्या डायरेक्टली काम कर रहा है क्या? बता दीजिए आप मुझे, गैंग्रीनल फोर्ट कैसे काम कर रहा है? अगर कैसे है तो कल आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हिपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस और पोर्टल वेन जब उस साइनोसाइट्स में जो कैनाल के बीच में आपने देखा वहां पर ओपन होता है दोस्तों, ये साइनोसाइट्स सेंट्रल वेन में ओपन हो जाती है दोस्तों, और सेंट्रल वेन हिपेटिक वेन में एम्प्टी हो जाती है, और यहां से जो हिपेटिक वेन होता है इंफीरियर और पोर्टल वेना कावा के माध्यम से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हार्ट में चला जाता है। इसीलिए आपको ये उद्देश्य है बताने का कि आपको पता है कि लीवर को प्यूरिफाई करना है तो साइनोसाइट्स के लेवल पर जाकर आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल वेन जब हिपेटिक वेन में एम्प्टी होगी तो आपको पता है हिपेटिक वेन आगे जाकर कहाँ एम्प्टी होगी, ये भी आपको पता है। इसलिए जब आपको लग रहा है कि मुझे किसी को ओबेसिट्रान का फार्मूला देना है, ठीक है, ओबेसिट्रान का फार्मूला देना है, तो यहां से तो शुरुआत होगी। आप यहां पर बाइल के जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, यहां से शुरुआत होगी, लेकिन अंत कहां होगा? पेंक्रियास के लेवल पर होगा। तो आपको पता होना चाहिए S2A1F1 भी यहां पर काम ही क्यों कर रहा है। ठीक है, इस पूरे प्रोटोकॉल का रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बाइल हेपेटिक सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, क्लियरली बता रहा हूं, लीवर की जो हेपेटिक सेल्स होती है उसके द्वारा आपको सिक्रेट होता है, और ये बाइल वो जो कैनोलिकुलाई जो नाली मैंने बताई उसमें इम्प्टीड होती है दोस्तों, और इन कैनिकुलस से दोस्तों बाइल डक्ट की जो ट्राइब्यूटरीज होती है, वहां पर जो ट्राइब्यूटरीज होती है उसमें बाइल इंटर कर जाता है, और उन ट्राइब्यूटरीज के माध्यम से, उन छोटी छोटी नलियों के माध्यम से गाल ब्लेडर में चला जाता है दोस्तों। यानी बाइल डक्ट की ट्राइब्यूटरीज से नेबरिंग लोब्यूल्स की कैनिकुलाई से यूनाइट हो जाती है, मतलब कई लोब्यूल्स है, कई ट्राइब्यूटरीज है, कई लोब्यूल्स, कई बाइल डक्ट की, वहां पर जो कैनिकुलाइज है वो आपस में कनेक्ट होकर दोस्तों एक स्मॉल बाइल डक्ट का फॉर्म करती है, और ये स्मॉल बाइल डक्ट जो होती है आपस में जुड़कर दोस्तों वहां पर फाइनली लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। लेफ्ट और राइट, राइट आपके लीवर को, लेफ्ट आपके स्पेशली गाल ब्लेडर के लिवर से आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपके बड़े और छोटे रीजन पे चली जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है जो लीवर से बाहर की तरफ निकलती है दोस्तों। अब बाहर कहाँ निकलती है आपको पता है दोस्तों। ठीक है, कल डायग्रामेटिक प्रोसेस जब मैं बनाऊंगा और उसको डिटेल बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आए। मैं आज नाइट को आपको बनाकर उसको दोस्तों आपको शो कर दूंगा, उसको शो करने के बाद आपको टिकली समझ में आ जाएगा कि गाल ब्लेडर का रोल यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। इसलिए जब आप बिलियरी सिस्टम की बात करोगे दोस्तों तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बिलियरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है दोस्तों। अब बिलियरी सिस्टम काम कर रहा है तो आपको पता है कि आप जब इंडिकेट करते हो तो आपको गाल ब्लेडर को इंडिकेट करना है या लीवर को इंडिकेट करना। कई लोगों को तो यही नहीं पता है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई गाल ब्लेडर का काम है बाइल को बनाना। अरे भाई, गाल ब्लेडर अगर बना लेता तो गाल ब्लेडर का स्टोन होता ही नहीं आपको। ठीक है, वहां पर जब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ रहा है तो जितना भी बाइल जूस बनता है लीवर में बनता है, और लीवर में बनने के बाद जब इन्हीं छोटी छोटी ब्रांचेड ट्राइब्यूटरीज के माध्यम से गाल ब्लेडर में आता है, और जब आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो जब जरूरत होती है तो लगातार बाइल जूस वहां से सिक्रीट होकर आपके पेनक्रेटिक डक्ट और आपके इंटेस्टाइनल लेवल से कॉमन हिपेटिक डक्ट के माध्यम से दोस्तों वहां पर ओपन हो जाता है डिओडिनम में, सेकेंड पार्ट एम्पुला पेटर में दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर डिसाइड होता है कि वहां पर लीवर में पित्त बन रहा है। तो जब कभी भी कंपोजिशन क्वालिटी गड़बड़ होती है लीवर की, यानी आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप कर लिया और उसका इंपैक्ट आपने देखा, लीवर का फंक्शन इंपेयर्ड हो गया। अब लीवर का फंक्शन इंपेयर्ड हो रहा है तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो फंक्शन हो रहा है वो डिस्टर्ब होने के कारण बहुत ही
अनऑथराइज फंक्शन हो रहा है, यानी वहां से जो पित्त बनेगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल वो नहीं होगी जो होना चाहिए। और उसी कारण से दोस्तों जब ये फ्लूइड आपके गाल ब्लैडर में स्टोन होता है तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में चला जाता है और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होने के कारण वहां पर क्या होगा, जो फ्लूइड होता है वो कंटेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। और कंटेंट कम होगा और आप पानी अगर कम पी रहे होते हैं दोस्तों तो वैसे ही गाल ब्लैडर में पानी कम जाता है, ठीक है, पानी का सर्कुलेशन नहीं होता। इसीलिए जो लोग पानी कम पीते हैं, हीट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, पेनकेटिक डिस्टर्बेंसेस करते हैं, लीवर का डिस्टर्बेंस करते हैं, उन लोगों में कॉमन रूप से दोस्तों गाल स्टोन होता हुआ कॉमन रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बाइल जूस है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हो गया, और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा तो वहां कैल्शियम भी मिल जाएगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोन वहां पर मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे और मल्टीपल स्टोन डेवलप होगा। इसी कारण से दोस्तों क्योंकि पानी कम जाता है और वहां पर गाल ब्लैडर का स्टोन जब डेवलप हो रहा है तो जो बाइल जूस होता है वो वहां पर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में। अगर वहां पर आप स्लॉग बना सको, सॉफ्ट बना सको, बहुत इजी है गाल ब्लैडर स्टोन को निकालना, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए समय लगता है, और वो समय ना पेशेंट दे पाता है ना हम लोग दे पाते हैं। दोस्तों हमारी होशियारी कॉपी पेस्ट प्रोटोकॉल पे चली जाती है, हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बिहाफ पर कोई काम नहीं करते और इसीलिए फेल हो जाते हैं। दोस्तों आज हम बिलियरी सिस्टम देख लेते हैं। दोस्तों जब बिलियरी सिस्टम की बात आती है ना तो आपको बहुत डिटेल याद रखना है दोस्तों। बिलियरी सिस्टम या एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस यानी गाल ब्लैडर, ये लीवर के पोस्टीरियर पार्ट में होता है दोस्तों, और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के द्वारा बनता है दोस्तों, यानी बाइल डक्ट आउटसाइड द लीवर। लीवर के बाहर जो बाइल डक्ट होती है वो गाल ब्लैडर से जुड़ी होती है दोस्तों। राइट और लेफ्ट हेपेटिक बाइल डक्ट जब आती है दोस्तों, ठीक है, जब आप राइट और लेफ्ट हेपेटिक बाइल डक्ट जो लीवर से बाहर आती है दोस्तों वो ज्वाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं डायग्राम शेयर करने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब राइट और लेफ्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट वहां पर आपस में मिलेगी दोस्तों तो वो वहां पर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब बाहर निकल कर मिलेगी दोस्तों तो कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। और इन्हीं सभी डक्ट्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सबका सेम आता है लीवर के लेवल पर। इसीलिए दोस्तों जब कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रिक डक्ट के साथ यूनाइट होकर कॉमन हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट बनाती है, ये कॉमन हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट आपस में मिलकर एम्पुला ऑफ वेक्टर का निर्माण करती है दोस्तों, जो कि ड्यूडिनम में ओपन होता है। याद रखिएगा इस पोर्शन को दोस्तों। एक स्पिक्टर जिसे स्पिक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है, ये इसी एम्पुला ऑफ वेक्टर के लेवल पर एक स्पिक्टर जिसे स्पिक्टर ऑफ ओडाई का नाम दिया जाता है, वो यहाँ पर दोस्तों कम्युनिबल जो कॉमन बाइल डक्ट होता है उसके लोअर पार्ट पर दोस्तों यहाँ पर पेनक्रेटिक डक्ट से ज्वाइन होता है, जिससे वहां पर ये ठीक से पहले मतलब उसके ठीक पहले ये वहां पर ज्वाइन करता है ताकि ये कॉमन बाइल डक्ट के स्मूथ मसल फाइबर के द्वारा फॉर्म्ड होगा। और ये नॉर्मली बंद रखा जाता है दोस्तों। क्यों बंद रखा जाएगा? इसलिए लीवर से सिक्रेट होने वाला बाइल गाल ब्लैडर में एंटर करता है और ये वहां पर स्टोर हो जाता है, इसलिए दोस्तों। ठीक है, पर्याप्त स्टिमुलेशन के ऊपर जब वहां पर बार बार आपको स्टिमुलेशन हो रहा है और पर्याप्त स्टिमुलेशन हो रहा है तो स्टिमुलेशन होने के बाद यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन होता है और बाइल का फ्लो गाल ब्लैडर से इंटेस्टाइन की तरफ हो जाता है। ये पूरा फंक्शन आपको इसी लेवल पर देखने को मिलेगा और कोई दो लेवल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज यही रखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू वेरी मच सर। इसका मैं अभी आपको डायग्राम डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पल्स डायग्नोसिस पहले देखें, मैं सोच रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपको बता दूं पल्स। हाँ जी, कंटिन्यू करो सर। जी, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। जी नमस्ते मनीष सर। नमस्ते महेंद्र सर। अच्छा, एक ये यूरिक एसिड का जो हम D2 में देते हैं सर, इसको अप डाउन भी करें फिर? आप D2 से ही कमाल कर सकते हो सर। जी जी, रूटीन में चलाएं उसी को। जी बिल्कुल, 2 या 3 महीने में तो ठीक हो रहे हैं पेशेंट। जी जी जी, पेन आ रहा है, मैं दे तो रहा हूँ 2 महीने से लगातार, लेकिन उसको पेन रह रहा है। पेन रह रहा, ठीक है, आपको जो मैंने बताया ये दे दीजिएगा। अच्छा सर। हाँ जी जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक छोटा फीडबैक है। जी सर। हाँ, वो एक
ऑयल डायबिटीज का केस था सर। जी इंसुलिन पर था वो पेशेंट। जी तो उसमें सर अभी मात्र 1.5 महीने का अपना मेडिसिन चला है। जी। जो इंसुलिन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था, 200, 300, 400 आता था, वो सर एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया सर अब 1.5 महीने की ट्रीटमेंट में। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई तो हितेन सर। अंगन सर से भी गाइडेंस लिया था मैं, और बहुत अच्छा सर आ रहा है रिकवरी। बहुत बढ़िया सर, बधाई आपको। वर्मा सर, एक और डायबिटोलॉजिस्ट हो गए थैंक हमारे यू सर। ग्रुप में। सर नमस्कार। नमस्ते। यस सर। मेरा भी छोटा सा फीडबैक था। एक हाँ सर। 5 दिन से एक पेशेंट था कंप्लीट बेड रेस्ट पे, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों डैमेज थी, कोई जी काम नहीं कर रहा था, और 70 एज है उनकी, फीमेल पेशेंट। जी तो कल बोले हमें, मेरे को दिखाने दिखाने बोले भैया आप चल के देख लो। बोले हम उसको हमीदिया ले जाएंगे, बोले रात का टाइम दिया उन्हें एमआरआई करवाने का, तो रात में बोले 1:30 बजे एमआरआई करवाने ले जाएंगे। ठीक है, मैं जाके देखा, मैंने उनको कुछ नहीं, इंटरनल कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, केवल ऑयल दिया हूँ, स्पाइनल जी ऑयल और हेड ऑयल, जी और एक अपना स्पेशल पेन ऑयल को पूरी बॉडी पे उनको मसाज करवा के मैंने बोला कि आधे घंटे इनको कम्बल में लिटा के रख दो। बिल्कुल। तो मैंने शाम को करा है और आज सवेरे करा है। जी आज उनका जो है सेंसरी भी चालू हो गया, मोटर भी चालू हो गया, मतलब उनको हाथ पैर हिलाने लग गई है, वो कुछ चुबा रहे हैं तो वो उनको महसूस होने लग गया है। वेरी गुड सर, बहुत बधाई। मतलब केवल एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से, बिल्कुल इंटरनल तो कुछ दम है, दिया ही नहीं मैंने। बिल्कुल दम है, 100% दम है सर। अब वो आज मेरे पास आए, बोले भैया ये बोले जो आपने ऑयल की बाटल दी, तो बोले 3-3 और दे दो बोले हम लोग को। बोले और हम राइट साइड से दे देंगे। जी जी, वेरी गुड सर। यही यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए साहब, आपको किसी पे दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो बोलते हैं हम अभी वो एमआरआई की रिपोर्ट आ जाए इसके बाद में बोले ट्रीटमेंट आपसे ही करवाएंगे। बोले हमें, मतलब आपने इतना रिजल्ट दिया, हम 5-7 दिन से परेशान थे, बोले किसी को, बोले कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, बोले उनको। जी बहुत बढ़िया है सर सर। बधाई के पात्र आप हैं जी हर वर्मा केस सर। में। जी ये सिर्फ आपकी गाइडेंस में पॉसिबल हो सकता है। अरे हाँ नहीं सर, ये तो भाई सही है सर, बिल्कुल सर। जी जी ऐसा सर, बहुत ऐसा नहीं। गाइडेंस है सर का। देखो यस बिना सर, क्या इंटरनल होता है। दिए बाहर से ही हो जाता है तो जी फिर क्या कमाल है एकदम। जी चलिए सर जी, बढ़िया। ये जो फूड एनर्जी होता है, जैसे कि वीट एनर्जी, एलर्जी सब है, तो ये क्या लीवर का है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, किससे सर होता है? पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है सर, खास तौर से इंटेस्टाइन भी अफेक्ट होती है यहाँ पर। ठीक है अच्छा, जी क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर पीनट एलर्जी बहुत ज्यादा लोगों को है। जी मूंगफली खाने से उन लोग एलर्जी हो जाता है। जी होता है ना सर, कई बार होता है। अच्छा, जी सिम्टम्स क्या बताता है इसमें? किसमें सर? वही फूड एलर्जी, जैसा वीट एलर्जी का सिम्टम्स क्या बताता है? सर मुझे सिम्टम्स जो बताता है, कोई भी फूड आप खाओगे, वो फूड जैसे वीट, गेहूं खाया आपने, ईचिंग शुरू हो जाएगा आपको, नोज में ईचिंग होगा, स्किन में ईचिंग होगा, इंटेस्टाइन से तुरंत आपको स्टूल खाया के स्टूल पास आपको ईचिंग अंदर तक शुरू हो जाएगा। जो एलर्जी के सिम्टम आते हैं सारे सिम्टम मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है, बहुत वो बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इलेक्ट्रोमेपैथ में, इसका बताऊंगा मैं, ये भी है मेरे टॉपिक में, है ना। ठीक है सर। जी सर ठीक है इसका दोस्तों। मतलब है सर, हिस्टामिन एक्सेस प्रोड्यूस होता है क्या सर, इचिंग बिल्कुल के लिए? बिल्कुल सर। ओके सर। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू गुड सर, थैंक नाइट यू सर। सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। थैंक यू सर, थैंक गुड यू। नाइट।